समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम एलडीसी 2026 के मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया। उसके बाद हमने डाटा रिप्रेजेंटेशंस और सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आंकड़ों का चित्रण ये खत्म किया। आज हम रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने इसी टॉपिक का पॉलिनोमल और उसके फैक्टर यानी बहुपद और गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। देखिए, क्या होता है समीकरण। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा पहले वापस बहुपद के बारे में जानते हैं, ताकि हमें समीकरण अच्छे से समझ में आ सके। जब मैं बहुपद की बात करता था, तब मैं उसको ऐसे लिखता था। मान लीजिए Px कोई बहुपद है, उसको मैंने लिखा 4x + 3। अब एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा मेरा बहुपद है। एक घात वाला बहुपद है, क्योंकि x की यानी वेरिएबल की पावर 1 है, तो मैं इसको बोलता था एक घात वाला बहुपद। अब इसको अगर मुझे समीकरण में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? वो लिखूँगा मैं 4x + 3 = 0, यानी बहुपद को 0 के बराबर कर दो, वो बन जाएगा मेरा समीकरण। ठीक है? तो ये कहलाएगा मेरा समीकरण। आई बात समझ में? अब देखिए, मैं यहाँ पे बात करता था, जब मैंने बहुपद पढ़ाया था तो मैंने बताया था, यहाँ एक टर्म यूज़ की थी मैंने, ज़ीरोज़। क्या होता है ज़ीरो? यानी शून्यांक। क्या होता है शून्यांक? वेरिएबल यानी x के वो मान जो मैं यहाँ पुट करूँ, यहाँ रखूँ x की जगह पे, मेरा पूरा बहुपद 0 हो जाए। यानी वेरिएबल के जितने मान मैं यहाँ पुट करूँगा और मेरा पूरा बहुपद है वो 0 हो जाएगा, वो x के मान ज़ीरोज़ कहलाएँगे। ये तो एक घात वाला बहुपद था। मैंने आपको दो घात वाले बहुपद भी पढ़ाया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ था 9x² + 3x + 1, तो यहाँ x की वैल्यू 2 आती थी। मैंने बात की थी अल्फा और बीटा। जब पावर 3 थी, तो मैंने बात की थी अल्फा, बीटा, गामा। जितनी पावर बढ़ती थी, जितनी डिग्री बढ़ती थी, उतने ही मेरे ज़ीरोज़ बढ़ जाते थे। ज़ीरोज़ है वो डिग्री के बराबर होते थे। ठीक है? अब यहाँ पर ऐसी एक टर्म यूज़ होगी, वो होगी हल। ये हल आगे जाके रूट भी बोलेंगे, लेकिन हम दो घात वाले समीकरण में उसको रूट बोलेंगे, मूल बोलेंगे। अभी मैं हल की बात कर रहा हूँ। हल माने सॉल्यूशन। ठीक है? क्या होता है सॉल्यूशंस? यानी x के वो मान, वेरिएबल के वो मान जिसको पुट करने पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, यानी मेरा बायाँ पक्ष और दायाँ पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है? अब देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 करने के लिए x के जो मान यहाँ पुट करूँगा, वो उसके हल कहलाएँगे समीकरण के। आई बात समझ में? जब मैंने बहुपद की बात की थी, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बताए थे। ये मैं बहुपद की बात कर रहा हूँ। जैसे एक घात वाले बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था मैंने, ax + b। अगर मुझे fx कोई दो घात वाला बहुपद है, तो मैंने बोला था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, इस टाइप का होगा। अगर मान लीजिए hx कोई तीन घात वाला बहुपद है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² ax³ bx² + cx + d, ऐसे बात की थी। अब समीकरण की बात करनी है, तो उसका स्टैंडर्ड ax + b = 0। अब द्विघात वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करनी है, तो ax² + bx + c = 0। ये b और c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे-जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं, उसका x के साथ जो मल्टीप्लाई नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर तीन घात की बात करूँ, तो ax³ + bx² + cx = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? समीकरण के एक घात का समीकरण ये है, एक घात का समीकरण। एक घात, इसको रैखिक समीकरण भी बोलेंगे, ठीक है? ये है द्विघात, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे, और ये है तीन घात, ठीक है? तीन घात का समीकरण। आई बात समझ में? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे, फिर दो चर वाले, जिसमें x और y दो चर होंगे, उसके युगपत समीकरण युग्म की बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम पीवाईक्यू करेंगे इस क्लास के, जो आज तक एग्जामों में आ रखे हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम दो चर वाला रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण? देखिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ax + b = 0। ये मेरा एक एक चर, देखो चर कितने हैं? एक है। और रैखिक क्यों बोला? क्योंकि इसकी पावर 1 है। आई बात समझ में? वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। एग्जांपल लूं, तो देखिए, एग्जांपल है मेरा 4x + 1 = 0। दूसरा एग्जांपल 9x - 5 = 0। एक और एग्जांपल 3x = -1। और एग्जांपल लो 4y = 3। अब देखिए, अब ये सब वेरिएबल है, x, यहाँ पर भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ y, ये वेरिएबल है।
हमने हल, अब मुझे पता करना है कि इनके कितने हल होंगे। एक बात बताइए, x के कितने मान यहाँ हो सकते हैं कि यहाँ पुट करूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो x का यहाँ सिर्फ एक ही मान हो सकता है, वो क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू -1/4। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, वैल्यू मैं इस x की जगह पुट करूंगा, तो ये पूरा का पूरा ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। यहाँ पर भी देखिए x का क्या मान आएगा, वो आएगा 5/9। यहाँ x का क्या मान आएगा, -1/3, और यहाँ y का मान क्या आएगा, वो आएगा 3/4। तो देखिए सब समीकरण के एक ही मान आ रहे हैं वेरिएबल के, जिनको पुट करने पर समीकरण लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है। आई बात समझ में? तो फिर मैं कह सकता हूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होगी, वो होगी एक। हलों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो समीकरण मैं लिखता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया 5x प्लस 7y इजिकल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो है, तो दो चर, टू वेरिएबल। और रैखिक समीकरण, इन दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 है, तो लीनियर इक्वेशन, तो मैं इसको बोलूंगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ हलों की बात करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक बात बताइए, मैं अगर x की वैल्यू मान लेता हूँ, माना x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू एक बार मान लेता हूँ 2। ठीक है, तो जितनी बार मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा, जैसे मैंने यहाँ 0 पुट किया, तो मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। देखो यहाँ 0 पुट किया, ये पूरा 0, तो 7y बराबर 0, 7 को उधर भेजा तो y भी 0। तो जितनी बार मैं x की वैल्यू मानूंगा, उतनी बार मेरे y का मान आएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँ, तो मेरे यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का 5/7। देखो ये हो गया, सॉरी, हाँ माइनस का 5, ये 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, 7 डिवाइड में चला जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ, तो मेरे यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 5/7। यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ, तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस का 10/7। तो जितनी बार मैंने x की वैल्यू मानी, उतनी बार मेरी y की वैल्यू निकली। तो दोनों को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा कि नहीं होगा, वही मेरा हल होगा। यहाँ x1 पुट करूंगा और यहाँ y मैं -5/7 पुट करूंगा, तो ये दोनों जीरो, ये भी बराबर जीरो हो जाएगा। x -1 पुट करूंगा, y 5/7 पुट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत। हलों की संख्या, हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। अनंत बोलता हूं मैं इसको, इस सिंबल से दर्शाते हैं, या आपके पास एक वर्ड आएगा अपरिमित, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपरिमित, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये अगर एक रैखिक समीकरण दे रखा है, मैं युगपत समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रैखिक समीकरण दे रखा है, तो उसके हलों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी टाइम तक मानूंगा, तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी टाइम तक निकलेगी। तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। चर वाला युगपत समीकरण कुछ भी नहीं है, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो दो होंगे, और उन दोनों को मिला करके हमें हल निकालने हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक लिखा है 9x प्लस 7y प्लस -3 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण निकले हैं, दो समीकरण बने हैं। इन दोनों समीकरण को मिला करके जो पेयर बनता है उसको बोलते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, युगपत समीकरण का मतलब इन दोनों का पेयर। तो अब इन दोनों को मिला करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी x की y की वैल्यू निकालेंगे, उसके आधार पे हम हलों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, हल का मतलब होता है ये दोनों लाइनें आपस में कितनी बार काटेगी, बस इतना आप ध्यान रखिए। यहाँ पे हल का मतलब है, सॉल्यूशंस का मतलब है ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, यानी काटेगी। कितनी बार काटेगी, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो देखिए मैं इन दोनों लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीन केस पढ़ेंगे, उसके आधार पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता पाएंगे, और हम ये भी बता पाएंगे कि ये लाइन आपस में कब काटेगी, कब पैरेलल होगी, और कब कोइंसिडेंट यानी समपाती होगी। केस की बात करूंगा, क्या है मेरा फर्स्ट केस,
लाइन 1 का x कोएफिशिएंट a1 अपॉन a2, लाइन 2 का x का कोएफिशिएंट, यानी x का कोएफिशिएंट का रेशियो और दोनों लाइन के y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं, यानी नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल के ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं हो, तब मेरे हलों की संख्या वो होगी 1, ठीक है। और रेखाएं यानी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी आपस में काटेगी, रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेदी होगी। देखिए समझिए, अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूँ, मान लीजिए वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे मैं 11 ग्राफ शो करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक लाइन गई, ये लाइन 1 मैं मान लेता हूँ, ये है लाइन 1, ठीक है। और ये एक लाइन गई, लाइन 2, ठीक है। ये मान लीजिए लाइन 2। तो देखिए ये यहाँ एक लाइन एक पॉइंट पे काट रही है, जब एक्स एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो वाई एक्स के कोएफिशिएंट के रेशियो से बराबर नहीं हो, ये मेरा केस है फर्स्ट, उस टाइम क्या करेगी, लाइनें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेगी, और एक पॉइंट पे जब काटेगी तो इनका एक्स एक्सेस और इनका वाई एक्सेस वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निर्देशांक वो इस लाइन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो मेरा फर्स्ट केस में हमने देखा हलों की संख्या 1 होगी और ये लाइनें हमेशा आपस में प्रतिच्छेदी करेगी। अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं इसका। देखिए मैं बात कर रहा हूँ सेकंड केस की। अगर a1 अपॉन a2 वो बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के, पहले बराबर नहीं था तब एक सॉल्यूशन निकला। अगर x अक्ष के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए y एक्सिस कोएफिशिएंट का रेशियो के, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू का जो रेशियो आए उसके बराबर नहीं, ठीक है। पहले ये दोनों आपस में बराबर नहीं थे, अब ये बराबर हो गए लेकिन कांस्टेंट के साथ बराबर नहीं है, तब क्या होगा, हलों की संख्या, हलों की संख्या वो होगी 0। कितनी होगी मेरी, 0। और रेखाएं आपस में समांतर होगी, समांतर होगी। समांतर होगी इसका मतलब वो कभी मिलेगी ही नहीं, जब मिलेगी नहीं तो आपस में काटेगी नहीं, जब काटेगी नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। हल का मतलब यही है कि वो आपस में कितनी बार काटेगी। अब देखिए, यानी मान लीजिए ये मेरी लाइन 1 है, ठीक है, L1, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो मेरी L1 ऐसे गुजरती है और ठीक ऐसे ही मेरी इसके पैरेलल में L2 गुजरेगी, यानी रेल की पटरी की तरफ। जब रेल की दोनों पटरी आपस में कभी नहीं मिलती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक ऐसे ये लाइन्स होगी। जब इनका एक्स एक्स का कोएफिशिएंट और वाई एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू का कोएफिशिएंट बराबर नहीं हो, तब क्या होगा कि दोनों लाइनें समांतर रूप से गुजर जाएगी। ये पीछे से भी आएगी तब भी समांतर थी, आगे जाएगी तब भी समांतर होगी। जब ये आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो इसका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझ में? अब थर्ड केस की बात करते हैं। अपॉन A2 वो इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के, और ये भी इक्वल हो जाए C1, यानी अब सबके रेशियो बराबर हो जाए, एक्स एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो, ये जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो हलों की संख्या होगी वो होगी अनंत। हलों की संख्या होगी वो होगी अनंत। शो करूंगा ऐसे, ठीक है। यहाँ एक वर्ड आएगा अपरिमित। अपरिमित माने इसको मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। और रेखाएं आपस में संपाती होगी, यानी कोलिनियर, कोइंसिडेंट बोलो कोलिनियर बोलो एक ही बात है, आपस में संपाती होगी, यानी ये एक दूसरे के ऊपर चलेगी। कैसे, समझिए इसका ग्राफ देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो मान लीजिए ये एक मेरी लाइन गुजर रही है, लाइन 1, ठीक है। तो मेरी लाइन 2 क्या करेगी, वो इसके ऊपर चलती रहेगी, साथ 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 साथ, यानी इसके चिपके हुए ऊपर ही चलेगी, ठीक है। तो ये मेरी जब मान लीजिए लाइन 2 है, ये मेरी लाइन 1 है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चलेगी, तो ये तो हर पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं मिलेगी। ये पीछे से आई तब भी मिलती हुई आएगी, आगे भी जाएगी तभी मिलती हुई जाएगी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी टाइम तक मिलेगी। जब इन्फिनिटी टाइम तक मिलेगी तो इन्फिनिटी टाइम तक इनके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कॉमन निकलते जाएंगे, तब इसके अनंत हल होंगे, जिसको अपरिमित बोलते हैं। और ये रेखाएं आपस में संपत्ति होगी, कोलिनियर होगी, कोइंसिडेंट होगी, हलों की संख्या 0 है, ठीक है। तो ये शून्य हल हो गया। इसके अलावा जो 2 केस थे उसमें कुछ ना कुछ हलों की संख्या निकली, एक में अनंत निकली और फर्स्ट केस में मेरे हलों की संख्या 1 निकली। इनको शून्योत्तर हल भी बोलने लगे, यानी शून्य के इतर, शून्य नहीं, कुछ भी वैल्यू। इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होगी। अब हम इस चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे। देखिए, पीवाईक्यू करने से पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उन मेथडों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड है वो है विलोपन, विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड।
इसमें क्या होगा, और हम ज़्यादातर इस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें जैसे एक एग्ज़ाम्पल से अपन समझते हैं। x + 2y = 19 और 2x - y = 1। अब देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मेरा विलोपन-मिति यानी एलिमिनेशन मेथड कहता है किसी एक वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट को इक्वल बना दीजिए। देखिए, मैं क्या करता हूँ, x के कोएफ़िशिएंट को इक्वल बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ x का कोएफ़िशिएंट कितना है 3, यहाँ x का कोएफ़िशिएंट कितना है 2। आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों के कोएफ़िशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ x का कोएफ़िशिएंट 2 है, तो इस पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ऐसे ही यहाँ देखिए x का कोएफ़िशिएंट कितना है 3, इस पूरी सेकंड नंबर इक्वेशंस को फर्स्ट नंबर इक्वेशंस के x के कोएफ़िशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस 3 को पूरी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये इक्वेशंस क्या क्या बनी, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, x, ये x नहीं है, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो 2 का मल्टीप्लाई, मैंने ये मल्टीप्लाई ऐसे लिख रहा हूँ छोटा सा मैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 से क्या 6, 2 का मल्टीप्लाई 2y से क्या है, तो ये हो गया 4y। आई बात समझ में? अब 2 का मल्टीप्लाई 19 के साथ क्या, तो ये हो गया 38। तो लिखिए आप 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ये हो गया 6x, 3 का मल्टीप्लाई माइनस y के साथ ये हो गया माइनस का 3y, ठीक है? और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ ये हो गया 3। अब देखिए, जिस वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट को इक्वल किया उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन में अपोजिट बनाने के लिए साइन जो है उसको बदल देता हूँ। प्लस है तो इसको माइनस कर दूँ, ये माइनस है इसको प्लस कर दूँ, यहाँ प्लस है इसको माइनस कर दूँ, ये कट गया, तो ये प्लस का 3y और प्लस का 4y, ये हो गया प्लस का 7y। 38 और माइनस का 3, 38 में से 3 गया, ये गया 35। तो मेरे यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ गई 5, यानी 7 का डिवाइड 35 में दूंगा तो मेरा y आएगा 5। अब इस y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे मैं इस सेकंड इक्वेशन से पुट कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ मेरी सेकंड इक्वेशन, 2x - y = 1। यहाँ मैं y की जगह लिख देता हूँ 5 = 1, तो मेरा 2x हो गया, वो हो गया 6, तो मेरा x हो गया, वो हो गया 3। आई बात समझ में? तो ये जो x और y हमने निकाले हैं, ये विलोपन विधि से निकाले हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड कहता है किसी भी वेरिएबल को पकड़िए, उनके कोएफ़िशिएंट को इक्वल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं। ये अपना सेकंड मेथड कहता है प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूट मेथड। कुछ नहीं करेंगे, एक इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पकड़ेंगे, निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, और फिर हम उससे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं वापस वही एग्जांपल लेता हूँ। 3x + 2y = 19, 2x - y = 1, ठीक है? अब प्रतिस्थापन विधि कहती है किसी एक वेरिएबल को पकड़िए एक इक्वेशन में, और उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। मैं सेकंड नंबर इक्वेशंस में y की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ। क्या लिखा हुआ है मेरा सेकंड नंबर इक्वेशंस, लिखी हुई है 2x - y = 1, तो मेरी y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -y, ये उधर गया माइनस का, प्लस का 2x हो गया माइनस का 2x, ठीक है? अब माइनस का y है, तो मैं दोनों तरफ साइन चेंज कर दूँ, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। आई बात समझ में? इसको थोड़ा मैं तरीके से लिखो तो ये हो गया 2x - y। तो यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन से मेरी y की वैल्यू आ गई 2x - y। अब इस y को मैं दूसरे 2 नंबर इक्वेशन से निकाली, तो मैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। क्या है मेरी फर्स्ट नंबर इक्वेशन, 3x + 2, y की जगह मैं इस पूरी वैल्यू को पुट कर दूं, 2x - y 1 = 19। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 3x + 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4x, प्लस का माइनस से माइनस, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 = 19, ठीक है? -2 को उधर भेजा तो ये हो गया 21, 19 के साथ जाके जुड़ जाएगा। 3x + 4y ये हो गया 7x, तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 3, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में भी, अब देखिए x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 - 1, तो y आ गया मेरा 5। आया कि नहीं आया? तो पिछले क्वेश्चन में भी देखिए 5 आया था और x की वैल्यू 3 आई थी। जब हमने विलोपन विधि से किया, प्रतिस्थापन विधि से भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये अलग-अलग टाइप के मेथड है। तो ये है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहती है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उसको दूसरी वैल्यू इक्वेशन से पुट कीजिए, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के एक की और उस वापस दूसरे को निकाल दीजिए। अब थर्ड मेथड है, अब देखिए थर्ड जो मेथड है वो है वज्र गुणन, ठीक है? वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पढ़ने से पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म, हम जानते हैं कि दोनों इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a1x b1y प्लस का c1 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ठीक ऐसे ही दूसरे की स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है, इन दोनों का आपस में रेशियो कंपैरिजन होता है, तो x अपॉन इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। जैसे देखिए x का रेशियो निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे पार्ट को आप छुपा दीजिए, x वाले पूरे पार्ट को आप हाइड कर दीजिए, और हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, पहले ये पार्ट चलेगा माइनस, फिर ये पार्ट चलेगा। तो मैंने ये पार्ट छुपा दिया, तो y का कांस्टेंट के साथ
और यहाँ y का कांस्टेंट के साथ, यानी देखिए b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो b1 इंटू c2 माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो b2 का c1 के साथ माइनस b2 इंटू c1, ठीक है, y अपॉन, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को छुपा दीजिए, जब मैं b का y का रेशियो निकालूं तो मुझे इस पार्ट को छुपा देना, तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहा ऐसा होगा, तो देखिए a1 का इसके साथ c2 के साथ, तो a1 इंटू c2 माइनस a2 का b1 के साथ, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो a2 इंटू c1। बस थोड़ा आपको ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ पॉजिटिव एक्स था, बस यहाँ y के सामने माइनस लगा देना आपको, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा ऐसा ही करना है, बस y के सामने ओनली फॉर माइनस y लगा देना है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो निकालूंगा, तो मैं इसको छुपा दूंगा पार्ट को, तो a1 का b2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट के लिए 1 अपॉन a1 का b2 के साथ, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 का b1 के साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मैं हर बार देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, यानी इस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a1 a2 माइनस a2 b1, a2 b1, तो इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने दो मेथड में लिया था। क्या था मेरा एग्जांपल? ये था मेरा एग्जांपल। अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा वापस तरीके से लिखता हूं, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस का 19 इजिकल टू 0, और मैं इसको भी थोड़ा तरीके से लिखता हूं 2x माइनस वाई माइनस का 1 इजिकल टू 0। आपको राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रखना है। अब मैं देखिए वैल्यू निकालता हूं, x अपॉन, अब मैं x की वैल्यू निकाला तो मैं इस पार्ट को छुपा दूंगा, तो 2 प्लस का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2, अब माइनस 1 और माइनस 19 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 19 और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस का 19 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ही माइनस का y, बस आपको y के टाइम ध्यान रखना है कि y के सामने माइनस होना चाहिए। अब इस पार्ट को छुपा दूंगा, बीच वाले पार्ट को, 3 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3, 2 का 19 के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का 38, और देखिए माइनस माइनस का 38। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही अब कांस्टेंट वैल्यू 1 a1 इंटू b2, यानी अब मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को छुपा देता हूं, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है y के सामने माइनस, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होगा, तो मैं इस वैल्यू को छुपा देता हूं, तो 3 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 3, और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, और फॉर्मूले का माइनस यानी माइनस का 4। अब आप क्या करो, एक बार इन दोनों का कंपेरिजन करो, इसका और इसका, तो क्या लिखा हुआ है, x अपॉन माइनस 2 माइनस 19 कितना हो गया, माइनस का 21 बराबर, ये कितना हो गया, 1 अपॉन माइनस का 7, माइनस का 7 माइनस का 21 में 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 3, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 3। अब आप क्या करो, इसका इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, इस रेशियो का इस रेशियो का, तो ये हो गया माइनस का y माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 38 इजिकल टू, ये हो गया 1 अपॉन माइनस का 7, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का y अपॉन पॉजिटिव का 35, और ये हो गया, देखिए ये डिनोमिनेटर माइनस लिखा है, मैं इस पूरे को माइनस बोल सकता हूँ, ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन 7, तो माइनस से माइनस कट गया, और 7 का 35 के साथ 5 टाइम्स, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई, वो आ गई 5। आई बात समझ में? तो देखिए ये वज्र गुणन मेथड है जिससे हमने दोनों वेरिएबल का मान निकाला। तो हम जो यूज करेंगे वो ओनली फॉर जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था विलोपन विधि, यही विधि हम पीवाईक्यू में यूज करेंगे। तो अब हम इस चैप्टर की जितनी थ्योरी थी सारी पढ़ ली, अब हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट पीवाईक्यू। देखिए क्या कह रहा है, y बराबर 3x प्लस 2 है और y बराबर 11 है, तो x का मान निकालिए। तो देखिए इक्वेशन से y बराबर 3, x मुझे दे 3x प्लस 2, अब y कितना दे रखा है 11, तो 11 बराबर 3x प्लस 2, मैं 2 को उधर भेज दूं तो 11 माइनस 2 बराबर 3x, तो ये हो गया 9 बराबर 3x, तो यहाँ से मेरा x निकल के आ गया, वो आ गया 3, यानी इस 3 को इधर भेजूंगा तो ये हर में जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये x बराबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है p और q के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनके इन्फिनिटी हल होंगे। इन्फिनिटी हल के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के बराबर होगा c1 अपॉन c2 के, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या था, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के x y और कांस्टेंट, x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी अपनी इक्वेशंस की, उनसे हमने ये पैरामीटर लिए थे। तो देखिए अब मेरे पास इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 8। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, मैं इसको वापस तरीके से लिखता हूँ 2x प्लस 3y
माइनस का 8 इजिकल टू 0। ठीक है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 16। इसको मैं तरीके से लिखता हूं, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 16 इजिकल टू 0। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ए वन अपॉन ए टू। ये क्या है, ए वन अपॉन ए टू का मतलब 2 अपॉन पी, वो बराबर होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, यानी 3 अपॉन क्यू के। ठीक है, इक्वल होना चाहिए सी वन अपॉन सी टू। सी वन कितना है, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया। एक बार मैं इन दोनों का कंपेरिजन कर लूं, तो 2 अपॉन पी इजिकल टू 8 अपॉन 16। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, तो मेरे यहाँ से पी आ जाएगा 4। पी 4 आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर किया, क्या लिखा हुआ है, 3q इजिकल टू 8 अपॉन 16। 8 अपॉन 16 का मतलब 1 अपॉन 2, तो ये लिखा हुआ है 3q इजिकल टू 1 अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो q आ गया मेरा 6। ठीक है, तो किस ऑप्शन में P4 आ रहा है, Q6 आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी P4 Q6 होने पर इन दोनों रेखाओं का, इन दोनों समीकरण का इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। क्या कह रहा है, आपको इक्वेशंस दे के कोई हल विद्यमान नहीं है, तो के का मान, कोई हल विद्यमान के लिए क्या था, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, मैं बार बार अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखूंगा। a1 का मतलब था x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। ठीक है, ऐसे b1 b2 का आपको मतलब पता होगा। तो अब देखिए समीकरण क्या है, समीकरण है मेरे पास 2x प्लस 3y। ठीक है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। मैं इस 5 को उधर ले गया, राइट हैंड साइड के अंदर 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक इक्वेशन है k प्लस 1 एक्स प्लस 2k माइनस 1 वाई माइनस का 7 इजिकल टू 0। अब a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन k प्लस 1 वो बराबर होगा 3 अपॉन 2k माइनस 1k। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 के साथ, और ये k प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो 3 इंटू k प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 4k माइनस का 2, ये हो गया 3k प्लस का 3। ठीक है, तो 3k को इधर ले आइए, 4k माइनस 3k और माइनस 2 को उधर ले जाइए, ये हो गया 5, माइनस 2 उधर गए तो k आ गया मेरे पास 5। ठीक है, 4k में से 3k लेस किया, k बराबर 5, ऑप्शन 4। क्वेश्चन क्या है, 3/4 x माइनस 5 बराबर 10, तो x का मान, यानी एक चर वाला देखिए एक समीकरण 3/4 x माइनस 5 इजिकल टू 10 है। मैं माइनस 5 को उधर भेज दूं, 3/4 x बराबर 15। 15 के साथ 5 टाइम और 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दीजिए, तो ये हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो मेरा ऑप्शन 2 सही। क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है 5/6x प्लस 7 इजिकल टू 17। ये तो एक लाइन का आंसर है। 5/6x, ये हो गया 10, ये 5 10 में गया 2 टाइम, तो x हो गया मेरा 12। ठीक है, तो आंसर थर्ड। निम्न समीकरण के युग्म के कितने हल होंगे? ठीक है, आपको कितने हल होंगे इसके हल निकालने हैं। ठीक है, आपको समीकरण दे दिया 5x प्लस वाई इजिकल टू 13। ठीक है, और आपको एक समीकरण दे दिया 2y प्लस 10x इजिकल टू 26। ठीक है, यहाँ सेकंड इक्वेशन से आप ध्यान से देखो, y का ऑप्शन पहले दे रखा है, x का ऑप्शन बाद दे रखा है, इसको थोड़ा तरीके से लिखिए। तो पहले तो मैं इसको फर्स्ट को उस तरीके से लिखता हूँ, 5x प्लस वाई माइनस का 13 इजिकल टू 0। और मैं सेकंड इक्वेशन को भी तरीके से लिखता हूँ, x का ऑप्शन पीछे, y का ऑप्शन पीछे, x का ऑप्शन आगे, तो 10x प्लस का 2y माइनस का 26 इजिकल टू 0। अब आप a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 5 अपॉन 10। ठीक है, ये हो गया मेरा a1 अपॉन a2। ठीक है, ऐसे ही b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, ये क्या आएगा, ये आएगा मेरा 1 अपॉन 2। 5 अपॉन 10 का मतलब होता है 1 अपॉन 2। ठीक है, जैसे C1 अपॉन C2, ये क्या आएगा, माइनस का 13 अपॉन माइनस का 26, माइनस माइनस कट गया, 13 का 26 गया, तो 1/2। अब देखिए तीनों रेशियो बराबर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तीनों ही 1/2 है। इसका मतलब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर है C1 C2। और अगर तीनों रेशियो बराबर है, तब उसके हल कितने होंगे, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए समीकरण क्या है, 4x प्लस 3y, और मैं 11 को इधर ले आऊँ, 11 इजिकल टू 0। ठीक है, सही, 8x प्लस 6y माइनस का 25 इजिकल टू 0। अब a1 अपॉन a2 निकालिए, a1 अपॉन a2, ये हो गया मेरा 4 अपॉन 8, तो बराबर 1/2। b1 अपॉन b2 यानी y के कोएफिशिएंट का रेशियो, ये हो गया 3 अपॉन 6 बराबर 1/2। ठीक है, और c1 अपॉन c2, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 11 माइनस का 25।
यानी 11/25। अब देखिए A1/A2 इजिकल टू B1 B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 C2। C1 C2 कहाँ आ रहा है? A1 A2 के बराबर या B1 B2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये किस कंडीशन, इस कंडीशन में कितने हल होंगे? इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि लाइन हमेशा पैरेलल चलेगी। आपको बताया था, तो कोई हल नहीं, रेखाएं हमेशा समांतर होगी। माइनस वाई इजिकल टू 17 है, ठीक है। और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इजिकल टू 19, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको x किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए y के कोएफिशिएंट को मैं इक्वल करता हूँ, यहाँ 3 है, मुझे यहाँ भी 3 बनाना है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन हो गई 18x माइनस का 3y 51, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 18x माइनस का 3y इजिकल टू 51, ठीक है। अब देखिए दोनों के जिनका कोएफिशिएंट अपन ने इक्वल किया उसके साइन भी अपोजिट है, तो मुझे कुछ भी साइन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ये आपस में कट गया। 18x और 2x कितना हो गया 20x, और 19 प्लस 51 कितना हो गया 70। तो मेरे पास x आ गया, मेरे पास 7/2, ठीक है। x आ गया 7/2। इस x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दीजिए, मैं ना इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। क्या है इक्वेशन? 7x माइनस वाई इजिकल टू 17, या मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x है 7/2 माइनस का y इजिकल टू 17। तो देखिए ये कट गया 3 बार, तो ये हो गया 21 माइनस वाई इजिकल टू 17। यहाँ से मेरा y निकल के आ गया, वो आ गया 4। आई बात समझ में? तो देखिए x की वैल्यू 7/2, y बराबर 4। तो हमने आज दो चर वाले रैखिक समीकरण की थ्योरी पढ़ी, युगपत समीकरण पढ़े, उनके हलों की प्रकृति पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी थ्योरी प्लस PYQ पे लेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।